नमस्कार, मैं महंत भाई तिवारी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच आने का एक मुख्य मकसद है कि समाज आज किधर जा रहा है, राजनीति आज किधर जा रही है और जन संगठन की दिशा आज किधर जा रही है। आज हम अखंड भारतवर्ष की, आर्यावर्त जगत की और अपनी उन तमाम विभूतियों को स्मरण करते हुए समस्त मानव समाज को यह बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष का जो रुतबा था वो विश्व में एक अलग ही तरीके का था, लेकिन उसको हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे शीर्ष जो समाज के नेतृत्वकर्ता लोग थे, आचार्य लोग थे, उन लोगों ने उसको समय समय पर जो उनका धर्म था वो नहीं निभाए, जिसकी वजह से अखंड भारत आज जो अखंड आर्यावर्त था वो खंड खंड हो चुका है। हमारे पड़ोसी राज्यों में आप देखेंगे कि एशियाई पूर्व में तमाम देश जो कल किसी वक्त हमारे साथ थे, आज वो अपना अलग अलग एक अस्तित्व में जी रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि हमारी ये स्थिति कैसे हो गई। आपको सोचना होगा कि हम एशिया में इतने कमज़ोर कैसे हो गए और हमारे बीच में इंसान अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। आचार्यों का, विप्र समाज का पूर्व में बहुत बड़ा रोल था कि समाज को वो इकट्ठा करके रखें, उनका मार्गदर्शन करें और कुशल नेतृत्व प्रदान करें। आपको याद होगा कि भारतवर्ष में एक सनातन परंपरा थी और सनातन परंपरा की जो मूल भावना है वो है सत्य। सत्य पर टिका हुआ आग्रह। गांधी जी ने इसकी मीमांसा करी, बाद में गौतम बुद्ध भगवान ने इसकी मीमांसा करी। अपने वक्त में भगवान जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने करी, जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने करी, जो सनातन परंपरा से हट करके जैसे जैसे सनातन परंपरा में जो खूबियाँ थी उनको देखते हुए उनके स्पष्ट विचार भगवान हमारे कह सकते हैं कि गुरु नानक देव महाराज ने करी, कबीर साहब ने किया, संत रविदास महाराज ने किया। उधर आप चले जाइए तो संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में कर रहे थे, और इसके पहले चले जाइए तो जब बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार था तो उसी ज़माने में हमारे बीच में आदि शंकराचार्य साहब आते हैं और उन्होंने उसकी व्याख्या करके और समाज को इकट्ठा किया। लेकिन आज़ादी के पहले अगर आप देखेंगे तो एक वक्त था यहाँ पर छोटे छोटे कुनबों के लोग, राजे रजवाड़े और तमाम तरह की जो रियासतें थी, तमाम तरह के जो नवाब थे, तमाम तरह के लोग जो सत्ता का सुख भोगते थे, उन्होंने समाज को विखंडित करके ही अपना स्वार्थ सिद्धि किया। देश में पहली बार जब मुग़लों का शासन आया, जिसके सबसे अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र हुए, और बहादुर शाह जफ़र के वक्त में 1857 की जो क्रांति हुई, और आप देखिए उसी वक्त जब अंग्रेज़ों का इतना जोर था, जहां सूरज नहीं डूबता था पूरे विश्व में, उस राज सिंहासन को हटाने के लिए पहली बार हमारे देश के एक अखंड नेता बने। वो नेता थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र का जो नीति थी और जो ईमानदारी थी, जो उनकी नीयत थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि हिंदुस्तान के सारे राजे, रजवाड़े, नवाब, इलाके वाले और ये सब लोग इकट्ठा हो गए, एक छतरी के नीचे हो गए। तमाम मुश्किलों के बावजूद हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ वो
सोचते थे कि इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, ये तमाम जानकारियों से साधन संपन्न हैं, गोला बारूद इनके पास है, इनके पास पढ़ाई लिखाई है, इच्छा शक्ति है, आविष्कार हैं, विज्ञान के ऊपर इनका कंट्रोल है, आर्थिक जगत में इनका दबदबा है। इसके बावजूद भी मुगलों के और हिंदुस्तान के सबसे अंतिम बादशाह ने जब ये प्रण किया कि हिंदुस्तान के पूरे लोग, यहाँ का पूरा समाज, पूरे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, और उन्होंने जो नेतृत्व किया, सफल नेतृत्व के कारण ही उनको उनके महल से ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया और उनको रंगून भेज दिया गया। दोस्तों, ये सत्ता के लोग जिनको कि न भगवान का डर है, न अल्लाह का डर है, न वाहेगुरु का डर है, ये सत्ता के लोग ही लोगों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए। आपको याद होगा, आज जिस विप्र समाज की लोग निंदा करते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर तिल का ताड़ बनाते हैं, उसी विप्र समाज के लोगों ने तमाम कुर्बानियाँ दी हैं जो इतिहास में दर्ज है। जिन सिखों के बारे में ये कहा गया और ये फैलाया गया कि इन्होंने तो एक गलत ही हमारे देश में एक मुहिम पैदा करी, उन्हीं लोगों ने कूका विद्रोह से लेकर के आज़ादी की लड़ाई में, तमाम आंदोलनों में, और इसके पहले भी मुग़लों के खिलाफ भी इन्होंने तमाम कुर्बानियाँ दी हैं। हम ये नहीं भूलना चाहिए कि देश और समाज तभी इकट्ठा रहता है जब देश के लोग, उनके मानस मन में एक भावना होती है कि राष्ट्र हमारा है और हम राष्ट्र के नागरिक हैं। आज बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए तो थोड़े संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के पिट्ठू लोग ने एक फूट डालो राज की नीति अपनाई, वैसे वैसे हमारा समाज उपभोक्तावाद संस्कृति में डूबता चला जा रहा है और लोगों में प्यार और लोगों में सामंजस्य, लोगों में जो सहिष्णुता है वो विखंडित होती गई है। हमारे देश में आज़ादी के दौरान तमाम शीर्ष विप्र समाज ने देश को इकट्ठा किया। उस वक़्त चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हों, चाहे आनंदमयी माँ रही हो, या स्वामी विवेकानंद रहे हों, या और तमाम लोग रहे होंगे जिनका नाम यहाँ लेना मैं अभी याद नहीं पड़ रहा है, कि कितने ऐसे साधु संत रहे हैं जो समाज को इकट्ठा हो करके और गलत दिशा में जा रही लोक नीति को उन्होंने सही नीति पर ले करके आए। आज समाज में देखिए क्या हो रहा है। आज़ादी के दौर में जिन साधु महात्माओं ने जेल जा कर के आज़ादी की रक्षा करी, गौ रक्षा की रक्षा करी और सब चीज़ों की रक्षा करी, समाज में भाईचारे का संदेश दिया, आज़ादी के बाद ये चाटुकार लोग तथा कथित बुद्धिजीवी लोग टू नेशन थ्योरी का फार्मूला लेके आए। टू नेशन थ्योरी का सबसे पहले किताब किसने लिखा? 1944-45 के दरमियान जब देश की आज़ादी की लड़ाई एकदम पीक पर थी, तो किन लोगों ने लिखा? आज आरएसएस के वो बहुत धुरंधर लोग हैं। टू नेशन थ्योरी की पहली किताब उन्होंने लिखी। इसी बात को जिन्ना ने लेकर के एक बहुत बड़ा संदेश अल्पसंख्यक समुदाय को दे करके और उनको गोलबंद किया। सेंटीमेंट से गोल करना कोई चीज़ बहुत आसान होता है। सेंटीमेंट को उभार करके आप किसी बड़ी चीज़ को, आप बड़ी लकीर को खींच देते हैं, लेकिन जब सेंटीमेंट उभर जाता है तो उसको कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं होती। देश में 1942 से लेकर के और 47 तक के बीच का देखिए दौर, एक वर्ग विशेष ने बहुत कुछ बार बार जनमानस में यही बात फैलाई कि टू नेशन थ्योरी ही बहुत अच्छा है, जिसको पकड़ करके और मुस्लिम नेताओं ने भारतवर्ष और पाकिस्तान दो नेशन थ्योरी के उसमें बट गया और अंग्रेज़ों ने इस बात को लेकर के हवा देनी शुरू करी। साथियों, हमारे नेताओं ने, खास तौर पर महात्मा गांधी का जिक्र मैं ज़रूर करूंगा।
महात्मा गांधी, आप सोचिए कि उनके पास सब कुछ था। वो एक रियासत के, उनके पापा दीवान थे। 1800, आप समझ लीजिए 70-80 के बीच में, जब उस वक़्त लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे, गांधी जी ने पढ़ाई लिखाई करके इंग्लैंड में जाके वकालत सीख करके प्रैक्टिस कर करके, और इन सब के बावजूद भी वो किस काम में लगे? वो वकालत करके पैसा चाहते तो कमा सकते थे। उस दौर के मोतीलाल नेहरू थे जो अंग्रेजों के उस मुकदमा लड़ते थे, इतनी बड़ी फीस लेते थे। देश के तमाम ऐसे जिन्ना साहब थे जो बहुत बड़ा बड़ा मुकदमा लड़ते थे। लेकिन गांधी ने ये सब को एक परिपक्व राजनीति की तरह से अपनी मर्यादा में रहते हुए भारत माँ की गुलामी को ख़त्म करने के लिए, इनकी जंजीरों को तोड़ने के लिए एक वैचारिक क्रांति के साथ लोगों के बीच में गए और सेवा समर्पण के भाव से जुटे। साउथ अफ्रीका, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका में जब वो काम कर रहे थे, उनके ऊपर कितनी बार आक्रमण किया गया, कितनी बार उन्हें लज्जित किया गया, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। उनका सत्याग्रह की खुशबू और प्रयोग दोनों आप कह सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सनातनी और कट्टर ईमानदार आदमी के वजह से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। आज हर आदमी कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरा अकेले के दम पर ये करता हूँ वो करता हूँ। महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जीवन में जो कुछ था वो राष्ट्र को, समाज को समर्पित करते हुए, और उन्होंने हिंदुस्तान की ओर 10 साल के बाद, वहाँ लड़ाई लड़ने के बाद 10 साल के बाद वो हिंदुस्तान आते हैं और उनके कामों की खुशबू सारी दुनिया में फैलती है। दुनिया के तमाम रस्किन, थोरो और दार्शनिक तमाम लोग जो दुनिया के लोग थे, उन्होंने गांधी को सैल्यूट किया है। उन्होंने लियो टॉलस्टॉय जैसे लोग, उनके फार्म को उन्होंने 17 या 18 एकड़ का जो फार्म था वहाँ सेवा के लिए उन्होंने खोला, स्कूल चलाया, लोगों के जागरूक किया, नागरिक अधिकारों के लिए उन्होंने जागरूक किया और अपनी लड़ाई लड़ी। और किसके बल पर? सत्याग्रह के बल पर, सत्य और अहिंसा के लिए। सत्य और अहिंसा क्या है? हमारी सत्य सनातन परंपरा है, भारतवर्ष की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा। आज आपने देखा होगा, लेकिन हमारे तो ऋषि मुनियों ने बहुत दुनिया में पहले ही बोल दिया था कि सारी समूची दुनिया हमारी है, सारी समूची दुनिया भारत की सनातन सत्य को मानती है। तो दोस्तों और साथियों, आज इस बात को समझिए, आज समाज कहाँ जा रहा है। एक दौर था जब हमारे ऋषि मुनि, संत और ज्ञानी लोग, तमाम दार्शनिक लोग आज़ादी के दौर में देश के आज़ादी के मुक्ति में अपना सहयोग दे रहे थे। लेकिन आज संत समाज कहाँ खड़ा है? आज वो पाखंडवाद को फैला रहा है, आज वो समाज में विघटन ले जा रहा है, आज वो उपभोक्तावाद में संलिप्त है। आप आज हिंदुस्तान में भी देखिए, हिंदुस्तान में जब समाज इधर उधर हो रहा था तो तमाम लोगों ने, जो दार्शनिक लोग थे, उसमें आए और उन्होंने देश का नेतृत्व किया। चाहे विनोबा भावे हों, आचार्य भावे के साथ साथ उस दौर में आचार्य रजनीश भी आए, आचार्य कृष्णमूर्ति साहब भी आए, आचार्य ये जो अपने गुरुकुल चला रहे थे वो भी आए। सब लोग आए और आकर के देश को एक दिशा दिया। लेकिन आज जब हम 2010 के बाद देख रहे हैं तो अब राजनीति में कौन लोग संत महात्मा आ रहे? कोई कथावाचक आता है, किसी को ऊट पटांग बयान देता है, कोई आसाराम नाम का बापू आता है गुजरात से, जो एक उनके साथ में लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे कि भाई ये की बड़ी कृपा है। वो क्या संदेश दे रहे हैं? आज कहाँ वो जेल में है। कोई हरियाणा में आते हैं राम रहीम साहब, वो क्या बोल रहे थे। आज का साधु संत में ज़्यादातर लोग वो लोग आ रहे हैं जो महिमा मंडित समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उपभोक्तावाद बात करते हैं, करोड़ों लाखों रुपया वो पैसा इकट्ठा करते हैं और नफरत फैलाते हैं किसी वर्ग विशेष के खिलाफ। ये हमारी परंपरा नहीं थी। हम अपने परिवार के ऊपर आते हैं। सनातन परिवार में जो घर का मुखिया होता था, बड़ा होता था, वो अपने परिवार के सभी बच्चों का, सभी स्त्री पुरुषों का, सभी भाई भाउजों का, बूढ़े लोगों का, अपने बैल, बिल्ली, कुत्ता,
इवन कि अपने पड़ोसी अड़ोसी सबका इतना ख्याल रखता था कि पूछिए नहीं। उसकी तो ये परंपरा में नहीं थी। उसको तो बिठा करके और उनके साथ न्याय करते थे। हमारे नेता लोग भी विपक्षी नेताओं के साथ विमर्श करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या भीमराव अंबेडकर साहब हिंदुस्तान के राजनीति में आकर के चमक जाते? क्या वो बाबा साहब का जो आज हम नाम लेते हैं, इतने महत्वपूर्ण, इतने काबिल आदमी, वो हमारे देश के लिए संविधान की जो रचना की और उसका जो नेतृत्व दिया, वो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे नेता, हमारे उच्च कोट के दार्शनिक नेता, वो लोगों में ये भावना नहीं थी कि कोई योग्य है तो उसको हम हटा दें। आज तो अयोग्य लोग हमको बैठ करके योग्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। मैं अपने जीवन के 1977 से लेकर के आज तक कभी राजनीति में भाग नहीं लिया, सक्रिय राजनीति में। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि जब अन्ना आंदोलन में 12 में हमने उनका साथ दिया, तो वही अन्ना आंदोलन जो किसी से प्रायोजित था, जो अरविंद केजरीवाल भी प्रायोजित थे, जो और लोग भी विपक्षी लोग आए थे वो प्रायोजित थे, और उन्होंने सत्ता में आने के लिए क्या क्या अतिक्रमण किया, और जिन लोकपाल, जन लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण कानून को बनाना था वो नहीं बनाए। जो जन लोकपाल जो है स्टेट में लागू होना था वो नहीं हो पाया। आज दिल्ली में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वो नहीं हो पाया। अपने तमाम अच्छे विकसित कामों को जो करना था वो नहीं कर पा रही सरकार। क्यों? क्योंकि उपभोक्तावाद ने इन लोगों को बिल्कुल मिटा दिया है, इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दमन कर दिया है, और ये समाज के लिए नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने और अपने पार्टी के लिए सोचते हैं। आज देश में हिंसा है। अगर देश में हिंसा है तो किसका नागरिक कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है कि वो हमारे राज्य सत्ता जा करके वहाँ उनसे पूछे, उनका कुशल क्षेम जाने और उस चीज़ को ठीक करे जिसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन न गृह मंत्री बोलेगा, न प्रधानमंत्री बोलेगा, न साधु सन्यासी बोलेगा, न कोई और बोलेगा, तो बोलेगा कौन? इसलिए आज सक्रिय राजनीति में हम जैसे निष्ठावान लोगों को, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन अपने घर परिवार को चलाने के साथ साथ समाज को चलाने के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए काम किया है, उनका ये पहला फर्ज है कि वो राष्ट्र निर्माण में आगे आएँ और देश को सही राजनीति की दिशा में दें, सही राजनीति की दिशा का नेतृत्व करें। हमारी कमियां हो सकती हैं, हमारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर सही लोग और सच्चे मन के लोग इस राजनीति में नहीं आएंगे तो लूटे, लफंगे और ये चरसियों और जुआरियों और शराबियों के समाज जो है ये नेताओं का बन जाएगा। और आज पार्लियामेंट में देखिए, किसान के आबादी 80% है, सब कहते हैं देश में। कितने लोग किसान के नेता हैं पार्लियामेंट में? कितने लोग प्रबुद्ध शिक्षक लोग हैं? पहले सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देखो, उनका इतिहास देखो, 40-40, 20-20 भाषाओं के उनका ज्ञान देखो। ऐसे लोग पार्लियामेंट में आते थे तो सुशोभित होता था। ऐसे लोग, राजेंद्र प्रसाद बाबू जैसे लोग आते थे तो पार्लियामेंट गौरवान्वित महसूस होती थी। आज पार्लियामेंट में कौन जा रहा है जो 10 करोड़ रुपया दे करके टिकट खरीद सकता है राज्यसभा में? जो किसी को तस्वीरें दिखा करके अपना आ रहा है, कोई खिलाड़ी आ रहा है, कोई, मतलब वो कबड्डी का मैदान हो गया। देश किधर जा रहा है? वो देश के इशू पर कभी ये लोग नहीं बोलते। मणिपुर जल रहा है, कभी नहीं बोलते। आपको याद दिला दे, सत्ता ने जब जब देश में इस तरह के जोड़ तोड़ और साठगांठ से सत्ता को इस्तेमाल किया है, तब तक समाज का नुकसान हुआ है। मत भूलिए, 80 के दौरान में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब भिंडरावाले से राजनीतिक फायदा लेने के लिए उनका इस्तेमाल किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि पंजाब 10 साल तक तबाह हो गया, तमाम कुर्बानियां देनी पड़ी। मणिपुर में आज जो हो रहा है उसके बगल में आसाम देख लीजिए, पूर्वोत्तर का बहुत समृद्ध राज्य असम, जहाँ पर तमाम संपदा से वो परिपूर्ण है, वहाँ पर भी 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आतंकवादी गतिविधियों में वो संलिप्त रहा। जब राजनीति हमारे युवाओं के इच्छा और विचार को नहीं समावित करेगा, उनको नई दिशा देगा, नई जानकारी नहीं देगा और उनको लड़ाने का फितरत कर करके
धर्मवाद पाखंडवाद में जाएगा तो क्या होगा? यही होगा ना, देश तबाह रहेगा और ये अपनी मलाई काटेंगे। नोटबंदी लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, तमाम तरह के ऐसे काम ले आए हैं जिनसे हिंदुस्तान का जो बहुतेरा पैसा है वो शहर की तरफ भाग करके इकट्ठा हो गया, गांव की तरफ अब नहीं जाता है। जिन छोटी छोटी बातों को देख लीजिए, जिन भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कहती थी कि मैं स्वदेशी आंदोलन का जन्मदाता हूँ, स्वदेशी मेरा धर्म है, चाल चरित्र चेहरा मेरा देखिए, मेरा परखा हुआ है, 40 साल का इतिहास अपने आप को बताते हैं। उन्हीं स्वदेशी समाज का पार्टी का आदमी जब प्रधानमंत्री बनता है, जहाँ 49% जहाँ पर FDI था उसको एक झटके में हटा करके 100% निवेश बाहर का कर देता है। 162 देशों में हमारा देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रमण किया, कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी उठो इंडिया, कभी बैठो इंडिया, तमाम नारों से, स्वच्छ भारत के नारों से पूरा महिमा मंडित किया। बावजूद इसके एक भी निवेशक हिंदुस्तान में नहीं आया। 162 देशों का घूमने का क्या मतलब? जो हमारी बनी बनाई पूंजी थी उसको भी आपने खत्म कर दिया। जो चाइना इनका दोस्त है वो आकर के हमारे सारे आर्थिक जगत पर कब्जा कर लिया है। नैतिकता की इतनी सीमा गिर जाएगी ये किसी से उम्मीद नहीं थी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, माताओं और बुजुर्गों, हम आप लोगों से 2-3 बातों का अपील करते हैं। एक तो नौजवान लोग अपने पथ से भ्रमित न हो, वो राष्ट्रवाद की पूरी परिकल्पना को सही मुहूर्त में निकालें, संकल्पना के साथ चलें, और दूसरा अपने अधिकारों के लिए वो लड़ना सीखें, और तीसरा कि ये गलत लोगों को सत्ता से कभी भी बेदखल करो, कभी भी जब भी मौका मिले, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, गांव का हो, प्रधान का हो, इधर हो उधर हो, या लोकसभा का चुनाव हो। ऐसे गलत लोग जो आज सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इनके रहते हुए जनता का कल्याण नहीं हो सकता, देश का कल्याण नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ी सी बात अपने संगठन के बारे में भी कहूँगा। जैसे हमारा परिवार चलता है, परिवार में कुछ नए लोग आते हैं, घर में नए सदस्य बन के, उनको थोड़ा सा वक्त मिलता है वो समझने के लिए। हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस के भ्रष्ट प्रशासन से ऊब करके 12 में तमाम आंदोलन के शब्द लुभावन वाले आने से लोगों ने इनको विश्वास किया, और इसके पहले 77 में भी विश्वास किया, इसके पहले 90 में भी विश्वास किया, 1965 में भी विश्वास किया, और कांग्रेस को दाहिने बाएं करके सत्ता दूसरे के हाथों में आई। लेकिन आज जो सत्ता जिनके हाथ में आई है वो बड़े ही बर्बर हैं, बड़े ही अत्याचारी हैं, बड़े ही निरंकुश हैं। इनको कोई गरिमा नहीं है कि पार्लियामेंट कैसे चलेगा, इनको कोई इस बात की गरिमा नहीं है कि महंगाई आसमान में है, इनको किसी बात से परवाह नहीं है कि देश के करोड़ों लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार कैसे देंगे। हाँ, इनको इस बात से मतलब है कि जो बनी बनाई हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनको बेच के पैसा कमा लो और बाकी चीज़ों को ठेके पर दे दो। आज तो पार्लियामेंट में जो झाड़ू भी लगाता है वो भी ठेके पे काम करता है। ये देश का दुर्भाग्य है। कल हो सकता है किसी कंपनी को हायर कर ले और पार्लियामेंट को कह दे कि चुनाव तुम ही करवाओ, हमारे बस की बात नहीं है, आप ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत जागरूक रहना है। अपने पार्टी को, अपने परिवार को सींचो, अपने मन और मस्तिष्क से काम लो, निर्भय तरीके से काम लो। सब हमारे भाई हैं, इस देश के रहने वाला हर नागरिक मेरा भाई और बहन है। हमारी रक्षा, उनको सुरक्षा देना ये पहला कर्तव्य है। भारतीय राष्ट्रवादी इस विचार को मानती है और मरते दम तक मानेगी कि जो भी नागरिक देश का है, हमारी सत्ता आने के बाद हम जैसे तमाम लोग काम कर रहे हैं, पूरे समाज में, देश में काम कर रहे हैं, वो लोग सब आएंगे और एक मंच से एक अच्छी सुदृढ़ शासन व्यवस्था हम देंगे, नया समाज बनाएंगे, और नया समाज वो होगा जो सबकी कल्याण की बात करेगा। जय जगत, जय महात्मा गांधी, जय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद जिंदाबाद जिंदाबाद।